अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और कौमी असम्बली में 3 अप्रैल को होने वाली गैर मुतवक्की सूरत हाल, उसके बाद इमरान खान का असम्बली तहलील करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट की तरफ तमाम नज़रें इस वक्त सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। आज भी मुंतज़िर थे कि शायद कुछ ऑब्जर्वेशंस आए, कुछ फैसला आए, लेकिन अब मामला कल पर दोबारा चला गया है। कल 11 बजे इसकी समाअत होगी। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे कि क्या कार्रवाई हुई। लेकिन जो कौमी असम्बली में यानी विफाक में अजीब व गरीब सूरत हाल, वैसी ही पंजाब असम्बली में भी कुछ देखने में आ रही है। अजीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब आज इजलास होना था, लेकिन इसको कल एक नोटिफिकेशन के जरिए कह दिया गया कि 16 अप्रैल को होगा, मुअख्खर कर दिया गया 16 अप्रैल तक। फिर कल रात 1-1:30 बजे डिप्टी स्पीकर का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आज 7:30 बजे इजलास होगा। लेकिन सब जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि ये नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है उसकी जानिब से इसको गज़ेट नहीं किया गया और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये कह के कि डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने एक सादा कागज़ पर लिखकर ये सब कुछ कहा। इससे पहले कि असेंबली सेक्रेटेरिएट कुछ हरकत में आता, पीटीआई की तरफ से अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई और ये कहा गया कि अब तो उनके पास इजलास बुलाने का इख्तियार ही नहीं है। ये सारी की सारी अजीब व गरीब सूरत हाल आई नज़र। लेकिन इससे ज़्यादा अजीब ये हुआ कि अब अपोजिशन ने एक इजलास मुनक्किद किया एक मकामी होटल में, अपना इजलास कहकर, इसको कौमी पंजाब असम्बली का इजलास कहकर, और यहाँ पर मरियम नवाज भी पहुंची अपने उम्मीदवार यानी हमजा शहबाज की हिमायत के लिए। तो जनाब, ये सारी सूरत हाल, ये अजीब व गरीब चीज़ें जो कि मुल्क में हो रही हैं, ख़ासकर पंजाब असम्बली के हवाले से, इसको ज़रा हम डिस्कस करेंगे अपने एनालिस्ट से। मरियम नवाज ये भी कहती हैं कि जी जितने चाहें इजलास कैंसिल कर ले, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई है, लेकिन वजह क्या है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है और क्यों इजलास नहीं बुलाया जा रहा है, और इसके बाद आने वाले दिनों में सियासत इस सब के नतीजे में क्या रुख इख्तियार कर सकती है। हमें आज डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं जी सुहेल वड़ायत साहब, अतहर काज़मी साहब, महमद सरफराज साहबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगी। ये जो अपोजिशन ने अपना इजलास बुलाया है, सर इसकी हैसियत क्या है? क्योंकि बड़ा अजीब व गरीब मामला है। जैसे मैं कह रही थी, डिप्टी स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उसको असेंबली सेक्रेटेरिएट ऑन नहीं कर रहा, जारी नहीं कर रहा नोटिस। वो कहते हैं सादा कागज पे है। किस तरह देख रहे हैं आप ये मामला? देखिए, इसकी हैसियत अलामती और सियासी तो है, और वो ये है कि ये अपनी मेजॉरिटी से ये साबित करेंगे कि हमारे पास अरकान असम्बली की अक्सरियत है, लेकिन इसके बावजूद ऐवान का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। और सच भी यही है कि इनके पास अक्सरियत है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फेडरल गवर्नमेंट के जाने के बाद, इमरान खान के जाने के बाद, अब मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कोई गवर्नमेंट बन पाएगी। अब पंजाब भी मेरा ख्याल है इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। अब सारे इलेक्शन की तरफ जाएंगे, सारी सूबाई असम्बलियां भी और सारी कौमी असम्बली भी। तो अब ये रास्ता जो है, पहले ऐवान, अगर कोई बन भी गया कायदे ऐवान पंजाब में, तो वो भी चंद दिनों के लिए होगा, क्योंकि इलेक्शन की फजा में फिर बरकरार रखना हुकूमत को बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सर, इलेक्शंस में तो जाना बाद की बात ना। अगर ये सब कुछ होना ही है तो फिर इतना कंफ्यूजन, ये सब कुछ जो हो रहा है, किस तरह से रूल्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, क्या तमाशा लगाया हुआ है, ये क्यों, इसकी जरूरत क्या? देखिए सीधी बात है कि चौधरी परवेज इलाही साहब चाहते हैं कि नून लीग का जो है वजीर आला है वो ना बने, और उनके पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन उनके पास स्पीकरशिप है। वो अपने स्पीकरशिप के इख्तियारात इस्तेमाल करके असम्बली का इजलास होने से रोक रहे हैं, और वो चाहते हैं नहीं है कि नून जो है उसके पास इख्तिदार पंजाब में आ जाए। अगर पंजाब में इख्तिदार आ गया तो जाहिर है वो केयर टेकर सेटअप बनाने में अगले इलेक्शन में उनका रोल होगा। वो नहीं चाहते कि उनका ये रोल हो। महमल, आप इस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? क्योंकि ये सारी जो एपिसोड शुरू हुई, जहां से ज्यादा फड्डा शुरू हुआ, वो ये था कि जी असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए। पहला रोजा था, अंदर नहीं लोगों को आने दिया गया, एमपीएज को। उसके बाद आज भी फिर हम ऐसे मनाजिर देख रहे हैं कि खारदार तारे लगा के असम्बली को बंद कर दिया गया है अपने ही मेंबर्स के लिए। ये सब क्यों हो रहा है? कौन करवा रहा है ये सब?
देखिए रीना, इसमें सीधी सी बात है कि जब तक के चौधरी परवेज इलाही को ये नहीं अश्योरेंस होगी कि उनके नंबर्स पूरे हैं, वो सेशन नहीं बुलाना चाहेंगे। वो जिस तरह सुहेल साहब ने भी कहा, वो नहीं चाहते कि नून लीग जीते, और अभी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि नंबर्स उनके पास नहीं। इसी वजह से जो आज सिंबॉलिक इजलास भी हो रहा है, वो अपने नंबर्स दिखाने के लिए कर रही है ऑपोजिशन कि हमारे पास नंबर्स हैं और आपके पास नंबर्स नहीं। लेकिन मैं इसके अंदर ये कहूंगी कि देखिए, हमने जब नेशनल असेंबली के अंदर तो जिस तरीके से डिसमिस किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, ये कहकर कि कोई बहुत बड़ी आलमी साजिश है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और लेकिन मुझे बताइए कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ भी कोई बहुत बड़ी आलमी साजिश है कि आज जिस तरीके से पंजाब असेंबली के अंदर सब कुछ दरवाजे बंद किए गए, एमपीएस को अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया, डिप्टी स्पीकर से पावर्स ले ली गई, स्पीकर साहब ने जो कि खुद सीएम के भी कैंडिडेट और जिनके खिलाफ भी अदम एतमाद भी है। तो देखिए, ये जो सारी चीजें ये बड़ी डेस्परेट मूव्स हैं, और ये एक्चुअली पॉलिटिकल क्राइसिस और जो एक आईनी बहरान आया हुआ है, ये उसको एक्सेसबेट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर ये फीड इन कर रही है, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और ये इसका बिल्कुल यही मतलब है कि वो हार तो चुके हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है, यानी कि एक एम्बैरेसमेंट जो है उसको फेस करने को बेसिकली तैयार नहीं है। तो अगर आप आपके पास तादाद नहीं है तो आप कराएं, और ये चीज प्रोसेस जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी आलमी साजिश होगी है जी पंजाब असेंबली के ऊपर भी, और जिस तरह का एक नैरेटिव बना रहे हैं। और एलिना, मैं इसके अंदर साथ ये भी कहती जाऊंगी, एक चीज मैं मेंशन जरूर करूंगी ये आलमी साजिश वाली चीज के ऊपर, ये जो गद्दारी के फतवे लगाए हैं ना इस हुकूमत ने। आपने आज सिंध असेंबली के विजुअल्स देखे होंगे जो कि बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे, जिसके अंदर वो जिस किस्म की वो ग्राफिक्स वो इतने डिस्टर्बिंग थे। ये हम किस नहज पे जा रहे हैं? हम इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं अपनी असेंबलियों के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे जो है अरकान असेंबली, उनको पकड़ के कोई इस तरीके से, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? ये बहुत ज्यादा हद से क्रॉस कर गई है सारी चीजें। मेरे ख्याल में आलमी साजिश और ये जो सारा नैरेटिव है ना, इसके ऊपर बात खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी का भी, हम किसी को पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, कोई भी नहीं किसी को देने का हक ये सब करने का। अतर महमल कहती हैं कौमी असम्बली में तो आप बयानियां बनाते हैं कि आलमी साजिश हुई है, लेकिन आपके इत्तेहादी पंजाब में क्या कर रहे हैं, या साबिक इत्तेहादी कहें उनको, पंजाब में क्या कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं, फिर इसकी वजह क्या है? लेकिन आज अगर मुनीफ फारूक साहब की खबर को देखें तो उसमें भी बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल है। कहा जा रहा है कि जो दोस्त मजारी हैं उनकी फैमिली की किसी के साथ नून लीग के साथ सेटलमेंट हो गई है, और जो काफ लीग है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके जो नोटिफिकेशन है वो करना नहीं चाह रही। जिम्मेदार कौन है यहाँ पर ज्यादा? देखें, यहाँ पे अगर सब कोई बिल्कुल प्रिंसिपल्स और रसूलों के मुताबिक खेल रहा होता तो ये सूरत हाल ना होती। तो डिप्टी स्पीकर साहब का भी आधी रात को ज़मीर किस तरह जाग गया? आलमी साजिश तो नहीं हुई, उनका ज़मीर किस तरह जाग गया? दूसरी बात यह है कि आपने पहले सोहेल साहब से भी पूछा कि जो होटल के अंदर उन्होंने इजलास बुला लिया है और मीडिया को वो अपने मेंबर्स दिखाएंगे। पहले भी जब बंदे तोड़े गए पीटीआई के तो उनके मीडिया के ऊपर इंटरव्यू चलाए गए। अब इस इजलास के अंदर क्या पता वो वज़ीर आला भी मुंतखब कर लें, उसकी क्या हैसियत होगी? उसकी वही हैसियत होगी जो इस वक्त बहादुर शाह जफर के खानदान की भारत के अंदर है। मैंने सुना है वो भी रोज सुबह अपना दरबार लगाते हैं और कहते हैं हम अभी भी बादशाह हैं। दूसरी बात यह है, आपने सिंध असेंबली की बात की, महमल ने बात की, अनफॉर्चुनेट है। चीजें इस तरह नहीं जानी चाहिए कि गद्दारी के सर्टिफिकेट दे दें, वजादारी रहनी चाहिए। पहले रोजे के अंदर भी हमने देखा कि असेंबली को बंद कर दिया गया, पंजाब असेंबली, ऑपोजिशन बाहर खड़ी है, वो कह रही है रोटी दो, हमें दवाई दो, दरवाजे खोलो, दरवाजे तोड़ दो। दवाई तो उनको खान साहब ने दे दिया सेंटर के अंदर, लेकिन चौधरी साहब को चाहिए कि असेंबली कम से कम खोल के इनको रोटी शोटी तो देना। आपकी ये वजादारी जो पहले थी, अब एकदम से 180 डिग्री का उन्होंने भी वो ले लिया है टर्न। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी वजादारी इसमें रहनी चाहिए। बाकी ये है कि ये कहा जाए कि कोई आलमी साजिश नहीं थी, उसका भी कोई सबूत नहीं है। अभी तो ये तहकीकात होनी है ना, खत आया, उस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अलामिया आया, ये सारी चीजें मेरे और आपके सामने हैं। तो ना यहाँ पे हम किसी को मुहब्बल वतनी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ना गद्दारी का दे सकते हैं। ये सियासी मफादात हैं। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कोई भी शख्स इनमें से गद्दार नहीं है, ना ही कोई इनमें से मुल्क के खिलाफ करना चाहता है, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के कैदी हैं। वो अपनी ख्वाहिशात से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। जिस दिन उन्होंने इन ख्वाहिशात से छुटकारा हासिल कर लिया और आवाम के लिए सोचना शुरू हो गए तो ये सूरत हाल बदल जाएगी। अथर, आपने कहा अपना दरबार लगा लिया इन्होंने, लेकिन ये तो लगाने की जरूरत ही ना पड़ती ना। अगर 3 को वोटिंग हो जाती, चले 3 को नहीं 6 को दोबारा इजलास था, उस दिन वोटिंग करा लेते। देखिए, वोटिंग तो 16 तारीख को इजलास हो रहा है ना, 16 तारीख को इजलास बुलाया हुआ उन्होंने,
तो इनको इतनी क्या जल्दी है, 3 साल इंतजार कर लिए तो नंबर ना हुए तो उस दिन भी नहीं होगा। आता चले वो तो 16 तो अभी आने ये बहादुर शाह जफर वाले खानदान का हाल मेरा ना इस हुकूमत का लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हम बादशाह और नंबर है नहीं उनके पास। अच्छा। नहीं वो इजलास बुला लेंगे तो हम देखें। अब मसला ये है कि इस वक्त अगर हम सियासत की बात करें और सियासत के अंदर मुतनाज़ शख्सियात की बात करें, हुकूमत के ऊपर भी तनकीद हो रही है, लेकिन ये जो दोनों हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके साहिबजादे, उनके ऊपर किस किस्म के मुकदमात हैं? अगर आज यहाँ पे कोई ऐसी शख्सियत होती जो गैर मुतनाज़े हो तो आप देखते कि सूरत हाल बड़ी डिफरेंट होती। तो ये भी चीजें हमें सामने रखनी चाहिए कि जो शख्सियात इसमें इन्वॉल्व है उनका अपना क्या सियासी और दीगर किरदार है, तो इससे भी असर पड़ता है चीजों पर। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब ये जो अथर बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो ये भी है कि कल एडवोकेट जनरल पंजाब साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवाई थी। ये तो बात दोस्त मजारी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कहा जाके कि आज इजलास होगा और हम देखेंगे उसमें आगे कार्रवाई चलेगी। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी जो सीट एडजस्टमेंट की बात है वो तो हमें जराए से पता चल रही है ना। मैडम शेख, 3-4 बातें। पहली बात तो ये कि होटल में इजलास की वही हैसियत है जो अयाज कौमी असम्बली में इजलास की हैसियत थी, जिसकी सदारत अयाज सादिक साहब ने कुर्सी पर बैठ कर की और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। इस होटल की भी वो इजलास जो होगा उसकी भी वही हैसियत है। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ साहबा वादे की बड़ी पक्की निकली। मैं आज उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा था कि लोटों का आखिरी दम तक घिराव करना चाहिए। आज वो तहरीक इंसाफ के जो लोटे हैं उनका घिराव करने के लिए होटल में पहुंची है। मरियम नवाज़ साहबा, आपकी जमहूरियत को सलाम। तीसरी बात यह है कि 16 इसलिए जल्दी है 16 को मैडम शेख, 100-200 के करीब लोग होटल में रह रहे हैं। खाना पीना, सहरियाँ, इफ्तारियाँ, पाबंदियाँ, उनकी निगरानी, उनको लेके जाना शॉपिंग के लिए, वापस लेके आना बड़ा काम है मैडम शेख। आपने आसानी से कह दिया कि अतर साहब ने कि 16 को इजलास हो रहा। खुदा का खौफ करें यार, ये वो ख़ानदान है जो सरकारी नहीं अपने ज़ाती जेब से एक कप चाय नहीं पिलाता, अब खुद खर्चने पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है यार, कि ना करो इस तरह बात। जल्दी इजलास मुंतखब करवाओ होना चाहिए। तीसरी बात यह मैडम शेख और आखिरी बात है कि क्या तमाशा चल रहा है इस मुल्क में, क्या बनाना रिपब्लिक है, क्या अजीबो गरीब सूरत हाल है। कोई वज़ीर आज़म नहीं है मगर वज़ीर आज़म है, कोई हुकूमत नहीं है मगर हुकूमत है, आइन कोई नहीं है गैर मौसर है मगर आइन मौजूद है। अपोजिशन इमरान खान को हटाना चाहती थी मगर वो अपोजिशन अब सुप्रीम कोर्ट में है कि इमरान खान को वापस सीट पर लाओ ताकि हम उसे हटा सकें। और अपोजिशन इंतखाबात चाहती थी, अब नहीं चाहती। हुकूमत इंतखाबात नहीं चाहती थी, अब चाहती है। मैडम शेख, इससे बड़ा और तमाशा क्या होगा कि कौमी असम्बली की रूलिंग और अदम एतमाद सुप्रीम कोर्ट में है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का चुनाव ही नहीं हो पा रहा। हुकूमत अपने डिप्टी सेक्रेटरी के खिलाफ अदम एतमाद ला रही है, अपोजिशन अपने स्पीकर के खिलाफ एतमाद ला रही है। और क्या तमाशा आखिरी बात चल रहा है कि कौमी असम्बली मौजूद मगर नहीं है, पंजाब असम्बली में दाखिला बंद, और सिंध असम्बली के बाहर जो गद्दारों के पुतलों को फांसी दी जा रही है। अच्छा, ये जो भट्टी साहब आपने बात की है ना, यानी आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, आखिरी दो जुमले मैडम शेख। आधा मुल्क गद्दार है, इस बात पर गौर कीजिएगा प्लीज अल्लाह के नाम पे। मैं आपके तवस्सुत से सारी कौम को बताना चाहता हूं कि हम आधा मुल्क गद्दार हो चुका है, आधा मुल्क आइन शिकन हो चुका है। आर्टिकल 6 हंस हंस के लोटपोट हो रहा है कि किस पे लगूं किस पे ना लगूं। घर घर लड़ाई पहुंच गई है, गली गली तकसीम हो गई है, महल्ले महल्ले में रोला पड़ा हुआ है। इस मुल्क को आग ना लगाओ खुदा के लिए। ये अब लोग एक दूसरे को जुतियां मारेंगे, लोग एक दूसरे का घिराव करेंगे, ये हम तो यही पूछ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की है, इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की है, मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ इमरान खान साहब की कल की तकरीर पर कि जब उसने कहा कि इनकी कब्रें बनेगी और इनकी कब्रों में इनको दफन किया जाएगा। ऐसा ना करें, ये वायलेंस है। भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, प्लीज ना करें। ठीक है भट्टी साहब, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ऑपोजिशन को इलेक्शन से मसला नहीं है। उनको ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक वायलेट हुई है, आइन शिकनी हुई है, इस आइन शिकनी के ऊपर फैसला आना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन में जाना चाहिए। और दूसरी चीज जो उनके ऊपर, ये अभी जैसा भट्टी साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया कि गद्दारी के जिस तरीके से फतवे लग रहे जो कि बहुत डेंजरस हैं, वो कहते हैं ये वाला मामला भी सेट होना चाहिए। हमने भी अगले इलेक्शन में अगर चीज जानी, बात ये अलीना कि ये इस तरह करके और फिर
अब जहां तक ये बात हो रही है कि जी मुनर्रिफ अराकीन ने अपनी जो है वो लॉयल्टी तब्दील की है, देखिए उसके लिए आइन के अंदर ही आर्टिकल 63A है, उसके अंदर सजा तय है, डिफेक्शन क्लॉज लगता है। तो अगर वो सजा के लिए वो आइन शिकनी तो नहीं करनी चाहिए ना जिस तरीके से, ये तो कोई रीजन नहीं और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बनाकर आपने आर्टिकल 5 को। इसमें अलीना मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ कि सिर्फ इतनी सी बात कि महमल ने कहा कि ऑपोजिशन को आइन की फिक्र है। जो बंदे तोड़े गए पीटीआई की हुकूमत के, वो किस आइन के तहत तोड़े गए? अलीम खान साहब लंदन में आइन की फोटोकॉपियां करवाने गए थे मियां साहब के पास, क्या करने गए थे वो वहां पे? मसला ये है कि आइन की किसी को फिक्र नहीं है। जी जी भट्टी साहब प्लीज आप बोलिए। और अतर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये आइन है, इस मुल्क में आइन है कि मनी लॉन्ड्रिंग की 11 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग की फर्दे जुर्म आयद होनी थी और बाप वजीर आजम बन रहा है, बेटा वजीर आला बन रहा है। ये आइन है, मत खराब किया करें भट्टी साहब, मेरी आपसे दरखास्त है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। चले एक हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद महमल से भी इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, जो अथर ने सवाल पूछा उसका जवाब लेंगे और सुहेल साहब से भी पूछेंगे कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका एंड होगा क्या, क्या आगे जाके इससे मजीद सूरत हाल तो नहीं खराब हो जाएगी खुदा ना खास्ता। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। पंजाब में बनने वाली सूरत हाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। सुहेल वड़ायत साहब, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे, ये जो सारी एपिसोड हो रही है, भट्टी साहब ने अभी कहा कि ये लोग अपना वजीर आला मुंतखब करवा लेंगे, सर फिर आगे क्या ये मामला सेटल हो जाएगा उसके बाद, या फिर आप इसको किस तरह से टर्न आउट करते हुए देख रहे हैं? देखिए असल में तो ये है कि सारे फरीक ही गलत कर रहे हैं इस वक्त। जो पोजीशन है, पहली तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना सिर्फ वफाक के बारे में आ जाए बल्कि पंजाब के बारे में भी आ जाए और उससे सिमत वाज़ेह हो जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दें और गैर आइनी करार दे के सारा प्रोसेस जो है उसको नल एंड वाइड करा दें। तो इस तरह से फिर दोबारा से जो है वो नो कॉन्फिडेंस होगा, फिर दोबारा से शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे और फिर प्रोसेस इलेक्शन का जो है वो शुरू करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से ही शुरू कर दिया जाए कि जहाँ से इलेक्शन का प्रोसेस है ये शुरू कर दिया जाए और इसमें निगरान वजीर आजम जो है उसके तकर्रर की तरफ बढ़ा जाए। तो जहाँ तक हमारा माजी की नज़ीरें हैं, माजी की अदालत की नज़ीरें हैं, आमतौर पर अदालतें बहुत इस तरह से नहीं जाती कि सुप्रीम जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर मुदाखलत करें। ज्यादा तो आपको ये है कि वो प्रोग्रामेटिक फैसला करा। सर आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, आप जो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आप इसको लिंक कर रहे हैं, लेकिन सर ये बताइए कि जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि आज ये जो इनका होटल में इजलास हो रहा है, अपनी असेंबली इन्होंने लगाई हुई है, अगर ये लोग अपनी स्ट्रेंथ शो करके कहते हैं हमारा वजीर आला हमजा शहबाज, कल ये चले जाते हैं असेंबली के गेट के बाहर, तो सर क्या सूरत हाल फिर आप पैदा होते हुए देख रहे हैं? सबसे ज्यादा सीट से कौमी असेंबली में भी पंजाब की, बड़े सिग्निफिकेंट ये चीज, आगे आने वाले दिनों में इसका सियासत पर क्या असर होगा? देखिए बहरान दर बहरान है, जाहिर है अगर ये कर लेते हैं तो सियासी तौर पर तो वो कह सकते हैं जी हमने शहबाज शरीफ को कर लिया, अलामती तौर पर भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर तो तभी हो सकता है अगर असेंबली का बाकायदा इजलास हो, अंदर इजलास के अंदर जाकर कायदे ऐवान का इंतखाब मुमकिन हो सके। वो तो हो नहीं रहा, उन्होंने ताले लगा दिए, खारदार तारे लगा दी और कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी मुदाखलत नहीं की, हाई कोर्ट में गया कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली इसके नतीजे में बहरान से बहरान पैदा होगा और इस बहरान का हल अल्टीमेटली फिर यही है कि सारे फरीकों को आवाम के पास जाना पड़ेगा और आवाम के पास जाने का तरीका इलेक्शन है। तो अल्टीमेटली हम सब इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन ये बहरान, महमल यही सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं। देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि मेरे सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं। जी एलिना, मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि देखिए जो अप्रैल 3 को हुआ वो आइन शिकनी हुई, हमें इस चीज को जो है वो तस्लीम करना चाहिए और वो बहुत बड़ी, इस वक्त आपका चौथा दिन है आज और आपका आइन जो है वो एक तरह से सस्पेंडेड है क्योंकि उसके ऊपर अभी तक कोई रूलिंग नहीं आई हुई। उस चीज को आप इस चीज से मिलाना कि मुनर्रिफ अराकीन को किस तरह से शामिल कर लिया, वो भी आइन के खिलाफ नहीं। आइन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। आइन के अंदर सजा दी हुई है मुनर्रिफ अराकीन के लिए।
या तो होता कि आइन के अंदर ही होता कि मुनर्रिफ अरकान कभी जा ही नहीं सकते, उनके पास इंफरादी जो आजादी है वो है ही नहीं, और ये है कि वो या तो सिर्फ रिजाइन करें या फिर उनके ऊपर एक बैन होता कि वो पूरे 5 साल जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब आइन में आपके ये दी गई है गुंजाइश, तो इसका मतलब है कि उसकी सजा दी हुई है, सजा पूरी करेंगे, लेकिन ये कि वो कोई सारी जिंदगी के लिए जो सजा आइन के अंदर 63A के अंदर है, उसको आप इस चीज से मिलाएं कि जिस तरीके से आर्टिकल 5 लगाया गया, जिस तरीके से हमारी असेंबली के 197 लोगों को कहा गया कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसअलाउ किया गया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती सिवाय जर्मनी के 1933 वाली जो सलाउद्दीन अहमद साहब ने जिसका जिक्र भी किया था। तो अच्छा, आपका ये वाला जो पॉइंट है ये मैं वापस लेके जाती हूँ अतहर और भट्टी साहब के पास। अतहर, महमल का ये पॉइंट बिल्कुल वजन रखता है कि आप आइन शिकनी को मुनहरिफ अरकान से नहीं मिला सकते। देखें, मसला ये है कि इतनी ज्यादा लेवरेज दे दी महमल ने, जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया होगा, पर आइन शिकनी का फैसला किसने करना है? मैंने ज़मीर नहीं कहा वैसे अतर, मैंने कहा कि उसकी एक सजा है 63A में, अगर जो भी कोई कुछ करता है, क्योंकि कोई कुछ करता है वो वही ना आपने कहा कि या तो बैन कर देता ना, आइन से निकाल दी जाती, वही ना आपने कहा कि आइन स्विच ही नहीं कर सकते, आइन में गुंजाइश है, आपने कहा अगर वो कर लेंगे तो उनको सजा मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आइन शिकनी की जो हम इतनी कह रहे हैं कि आइन शिकनी होगी, आइन शिकनी होगी, ये किसने साबित कर दिया कि आइन शिकनी होगी? ये कोई तहकीकात हुई, कोई इसके हवाले से कोई वर्डिक्ट आया अदालत का, या हमने वर्डिक्ट दे देना है कि आइन शिकनी होगी? मसला ये है कि असेंबली की एक कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई से आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, मेरे ख्याल में जो सो मोटो एक्शन भी उसके ऊपर लिया गया है उससे अगेन इदारे मुतनाज़े होंगे। आइन ये तहफ़्फ़ुज़ देता है असेंबली की कार्रवाई को, और बिल्कुल क्लियर ये तहफ़्फ़ुज़ देता है। जिस तरह सोहेल साहब ने पहले फरमाया कि अब बेहतर तरीका ये है कि सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, ना इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाए, ना दीगर चीज़ों को मुतनाज़ा बनाया जाए, ना किसी को गद्दार करार दिया जाए, ना किसी को मुहिब वतन। सियासतदान अपनी लड़ाई लड़ें, कौम को आपस में ना लड़ाएं, और इसलिए कि दोनों फरीक का यही मुतालबा था कि जी हम अपना सियासी ताकत शो करेंगे। तो आज एक ऐसा प्रेसिडेंट है ना रीना कि नहीं अतर, फिर ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है कि इसके बाद कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी भी किसी वजीर आजम के खिलाफ नहीं आ सकता। वो कोई भी कॉन्स्पिरेसी बना दे, कोई भी एक्सक्यूज बना दे, वो कल को इसी तरह करे, आर्टिकल 5 हर एक के ऊपर ले या कोई इस तरह से, फिर इसका मतलब आप निकाल देना या तो आइन से आप निकाल दें। तो देखें क्लियर सबूत थे ना महमल, क्लियर सबूत है ना, बैरूनी मुदाखलत के क्लियर सबूत हैं। उसके अंदर ये था कि ऑपोजिशन जो है वो मुलविस है, ऑपोजिशन को पैसे दिए गए हैं, ऑपोजिशन जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर कर रही है कि बैरूनी साजिश के तहत कर रही है, ये गद्दारी का ये एक यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है। भट्टी साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। भट्टी साहब, कल जब शाहजेब खानजादा ने 5 से 6 मरतबा पूछा शाह महमूद कुरैशी साहब से कि सर आप क्या तरदीद कर रहे हैं उस खबर की जो कल हमने रॉयटर्स की भी शेयर की कि सिक्योरिटी ऑफिशियल एक कहता है कि नहीं जी कोई बैरूनी साजिश के सबूत नहीं है, वजीर आजम का दावा दुरुस्त नहीं है, तो शाह महमूद साहब कुछ ऑन नहीं कर रहे। इसी तरह से दीगर जो हुकूमती रहनुमा हैं वो भी कुछ खुल के इस बात की तरदीद नहीं करते हैं और तहकीकात का भी खुल के नहीं कहते। फिर ये क्या वजह है? अगर इतनी साजिश हुई है फिर तो आना चाहिए सामने। मैडम शेख, ये कोई आसान काम नहीं। शाह महमूद कुरैशी इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा अब हैं या नहीं हैं, बहरहाल वज़ीर ख़ारजा है। कोई इस तरह किस तरह खुला के इमरान खान ही है जो कह सके। अब जो राइटर की खबर आए पूरे ज़मीमे छाप दें, पूरे अखबार छाप दें, उस वक़्त तक कोई नहीं मानेगा। इमरान खान का जो फॉलोअर है 36% जो कल आपने एक सर्वे, अगर आपके सर्वे के मुताबिक भी जाऊँ, और ये एक हकीकत है कि बहुत सारे लोग ये मानना शुरू हो गए हैं कि ये एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत इमरान खान को हटाया जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे दुख वाला पहलू है, जो तकलीफ दे पहलू है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी पूरी जो अपोजिशन है वो सारी गद्दार है। लिहाजा ये एंगल जो है ना, रिजीम अमेरिका चेंज करवाता है, इसमें तो कोई शक नहीं। और वो जो बाइडन कह रहा है तो रिडवान के जो मुखालफीन है अपोजिशन उनको फंड करो ताकि वो करे, लेकिन अब मेरी अपोजिशन मैं नहीं मान सकता कि तहकीकात होनी चाहिए, तो लिहाजा आने चाहिए, लिहाजा इसकी एक मेरी बात तो कंप्लीट होने दे सर, बात तो कंप्लीट होने दे। मैं चुप करके बैठा रहा था। मैडम शेख किसी और को भी मेरे बारे में डांट दिया करें कि भाई इसकी भी बात गरीब आदमी की कंप्लीट। तो अच्छा मैं सिर्फ ये
मैं से मान लिया महमल बुज़दार साहब हट गए हैं, लेकिन मेरा तो अभी मौजूद हूं मैं, मेरी बात सुन लें। अच्छा, बात बेसिकली ये है कि इसका कोई आला तहकीकाती कमीशन बने या सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है उसमें इसकी तहकीकात की बड़ी जरूरत है प्लीज, वरना आधा मुल्क गद्दार रह जाएगा उम्र भर और आधा मुल्क आइन शिकन रह जाएगा उम्र भर। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, झूठ का झूठ निकलना चाहिए, सच का सच निकलना चाहिए। सर, तहकीकाती कमीशन की क्या जरूरत है? वो तो कर रहे हैं ना ऑपोजिशन सीधा सीधा कि जो फरीकैन उस कमेटी में मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, वो आकर इदारे वजाहत कर दें। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत को भी संजीदगी से ये आगे मुतालबा करना चाहिए? इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम पंजाब असम्बली की सूरत हाल के ऊपर भी साथ साथ बात कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू निकल के आई है कि जो साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब, क्या उनकी हुकूमत को ये मजीद वाज़े नहीं करना चाहिए? कल की खास तौर पे जो रॉयटर्स की खबर आई है और उसके बाद शाहजेब खानजादा ने जो शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू किया, उसमें भी अथर थोड़े से गुरेजा नजर आए शाह साहब खुल के कोई पोजीशन लेने पे। वजह क्या समझते हैं आप? देखें, एक तो जिस तरह पहले हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि कोई भी जो शख्स होगा, जो जिम्मेदार शख्स होगा, वो इस हवाले से किसी को गद्दार करार देने से पहले 2-3 दफा सोचेगा। जहां तक बैन अल-कौमी साजिश का ताल्लुक है, देखें एक लेटर आया, पहले बयानिया ये रहा कि ऐसी कोई चीज ही नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है। फिर इमरान खान जिम्मेदार शख्स नहीं है जो धड़ाधड़ गद्दार करार दिए जा रहे हैं? हाँ, अच्छा, मैं आता हूँ भट्टी साहब, मैं उस तरफ भी आता हूँ। तो जिस तरह मैं कह रहा था कि पहले ये बयानिया आया कि जी बहुत रेलेवेंट सवाल है अथर, ये तो सबसे पहला सवाल है। मैं दरअसल अपने लिए जिम्मेदार हूं। सबसे पहला सवाल है। नहीं, मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं, तो मैं इस वजह से अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो वो ये है कि अच्छा, पहले ये बयानिया था कि इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, आप दिखाएं। उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस को दिखाएंगे। उन्होंने कहा उनको क्यों दिखाते हैं? उन्होंने फिर कहा सहाफ़ियों को दिखाएंगे। उन्होंने हमें बुला के 8-10 सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी, वो खत भी हमें दूर से दिखाया गया, उसके कोट अनकोट कुछ चीजें भी बताई गई, फिर पार्लियामान के सामने भी रखा गया। वहां पे भी रंग कैसा था अतर भाई? आपने तो ज़ियारत की, खत का रंग कैसा था? जी बस ज़ियारत की, मैं तो उसको देखता ही रहा 2-4 मिनट, तो मेरी तो बिल्कुल नूर निकल रहा था जी खत से, और ऐसा नजारा था। और मैंने बड़ी उनसे कहा कि मैं उससे एक दिन पहले मिला था कहीं भटकता, लेकिन मुझे ज़ियारत नहीं कराई गई। नहीं, वो बस वो ये देखे ना, ये तो भट्टी साहब से नाराजगी होगी ना बुज़दार के मामले पे। भट्टी साहब उनसे नाराज है, बुज़दार साहब को क्यों हटा दिया? ये चले अतर जल्दी से बता दे। ये जी हुकूमत को तो बल्कि खुल के आना चाहिए जब अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है सर के इदारे इसके ऊपर हट गया। चले भट्टी साहब अतर से, ठीक है भट्टी साहब, अतर ये मुझे जल्दी से बस जवाब दे दे कि जब सब मुतालबा कर रहे हैं मुश्तरका तौर पर कि जो इदारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठे थे वो सामने आए, इससे मुतल्लिक क्लियर एक पोजीशन बताएं कि क्या था, ताकि मामला सेटल हो सके एक दफा। तो हुकूमत क्यों आपको थोड़ी सी गुरेजा नजर आती है इसके ऊपर? देखिए इदारों ने क्लियर जो एलामिया जारी किया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इदारों ने उसने ऑन किया। इदारों ने कहा वो हमारा मौकिफ है, हमारे मुल्क में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है हमारे। सर कल रॉयटर्स की खबर आई अथर, कल रॉयटर्स की खबर आई जिसमें एक अनऑफिशियल अननेम्ड ऑफिशियल का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि इसको ऑन नहीं कर रहे वो। तहकीकात में ऐसा कोई इल्जाम नहीं साबित हुआ। अननोन ऑफिशियल को तो आप छोड़ दें, मैं आपको नॉन ऑफिशियल बता रहा हूँ। DGISPR ने मोहम्मद मालिक साहब से बात करते हुए कहा और कंफर्म किया कि वही हमारा मौकिफ है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिया का है। तो इसमें अननोन तो कोई नहीं, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं था कि ऑपोजिशन इंटरफेरेंस में लिखा हुआ है, कहीं ये नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे वो है या ऑपोजिशन जो है वो गद्दार है, ऑपोजिशन किसी बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। ये कौन से MSC के उसकी एलामिया, उसके अंदर इंटरफेरेंस किस चीज के अंदर की है? क्या वो इमरान खान के घर की घंटी बजा के अमेरिका वाले भाग जाते थे? इंटरफेरेंस डिप्लोमेटिकली यही कहा जाता है जब इस तरह की अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी EU के लेटर के ऊपर भी जो हमारा उधर से रिस्पॉन्स था। बात ये है कि इसके ऊपर ये कहीं नहीं था कि ऑपोजिशन इसमें इन्वॉल्व है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारी ऑपोजिशन के ऊपर भी
हमारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर ये सवाल उठाते कि कौन सी बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है वो, और ना सिर्फ वो कि फिर इसके साथ बहुत सारे, आपको पता है कि और भी। देखिए मैमल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, इमरान खान साहब ने यही तो कोर्ट में आज इस्तदा की है कि इसके ऊपर कमीशन बनाए, तहकीकात हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो अब उस तहकीकात को अपोजिशन को भी चाहिए कि वो कहें जी हाँ जी, इस पे सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए और तहकीकात। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि वो आकर सामने को बयान दे ताकि पता चले कि हमारे ऊपर वाकई गद्दारी है कि नहीं। कब तक इदारों के पीछे छुपते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट एक फोरम है, वो तहकीकात करवाए, अदालती कमीशन बने की बात नहीं, इसमें तो एक्चुअली वो सही बात कह रहे हैं कि हमारा नाम। एक मेरा सवाल है मैडम शेख, एक मेरा सवाल है, मैंने पहले भी उठाया था। सवाल ये है कि जी भट्टी साहब, सारे पिछले 4-5 महीने से जो फौज पे चढ़ाइयां कर रहे थे, अब वो फौज से क्यों अपना करैक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? जो फौज को सियासत से आउट रखना चाहते थे, वो फौज को क्यों सियासत में ला रहे हैं? सुहेल साहब की तरफ लेके चलते हैं सवाल। सुहेल साहब, क्या ये इदारों के पीछे छुपना होगा? कौमी असम्बली की सलामती कौंसिल से क्यों निकले भागे, क्यों नहीं उसमें आए? चूंकि वो एक फरीक हैं इस चीज में, तो उनसे एक वजाहत मांगना या सिचुएशन में क्लैरिटी मांगना इस वक्त दुरुस्त मुतालबा है। जी अलीना, मेरा ख्याल है कि सारे जो अदारे हैं वो रियासत के ताबे होते हैं, और काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट और जो फौज है काफ़ी हद तक गैर जानिबदार रहे इस सारे प्रोसेस में। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उनको इस बारे में अपना मौक़िफ़ देना ही पड़ेगा, तभी ये क्राइसिस हल होगा। फौज भी खामोश नहीं रह सकती कि एक बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम हो, NSC में वो शरीक भी हो और उसके बाद वो खामोश रहें। अपोजिशन का ये जायज़ मुतालबा है कि खुल के सामने आके बयान दे और बताएं कि क्या वाकई अपोजिशन मुलव्वस है या नहीं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी वाज़े तौर पर ये डायरेक्शन देनी होगी कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ठीक थी या जो इमरान खान का इलेक्शन का ऐलान है वो ठीक है। इन दोनों में से एक चीज को ऑप्ट करना होगा, तभी जाके पाकिस्तान की रियासत के मामला ठीक होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो भट्टी साहब ने अतहर साहब से एक सवाल किया था और बड़ा ये वैलिड सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ अतहर से। अतहर, चूँकि आपका एक मौक़िफ़ है इस सारी सिचुएशन के ऊपर, तो ये सवाल वाकई में कि कल जो एक वज़ीर आज़म पूरा का पूरा आलमी साजिश का कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन जो जैसे जलसे में कल गद्दार कहा गया, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जो सिंध असम्बली के बाहर हुआ है, क्या ये आप समझते हैं दुरुस्त है? और क्या वज़ीर आज़म को इसके ऊपर सिचुएशन के ऊपर नोटिस लेने की या इसको डीएस्केलेट करने की ज़रूरत है? तो आगे होगा, क्या वो भी गलत कर रहे हैं? देखें, जैसा मैं पहले भी कहता हूं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए और जुबान के इस्तेमाल में एहतियात बड़ी लाजमी है। अब वज़ीर आज़म जिस पोजीशन में है, जिस प्रिविलेज पोजीशन में है, जो सबूत उन्होंने देखे, जो चीज़ें उनको पता है वो मुझे नहीं पता। क्या उन्होंने कोई गद्दारी के सबूत देखे तो वो अपने लिए जिम्मेदार हैं, तो वो किसी को गद्दार करार दे सकते हैं। मैंने कोई ऐसा सबूत नहीं देखा, अगर मैं कोई ऐसा सबूत देखूंगा तो फिर मैं ज़रूर अपना मौक़िफ़ सामने रखूंगा। लेकिन ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ये खतरनाक है जी। ये एक ऐसी आग है जो इतनी तेज़ी से फैलती है कि फिर सब कुछ जला देती है और देखती नहीं आगे क्या है क्या नहीं है। तो वी होप कि जी जो सीनियर रहनुमाए कायदीन है वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। पंजाब असम्बली के ऊपर भी हम नज़र रखे हुए हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं तज्जिया तबसरे शामिल करेंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।